चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात बजट को लेकर करेंगे। आज लोकसभा में पेश होगा वित्त वर्ष 2026-27 का आम बजट। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और देश का बजट पेश करेंगी। पहली बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और पहली बार रविवार को देश का बजट जो पेश किया जाएगा। आम बजट पर देश की निगाहें टिकी हुई है, देश की जनता की निगाहें जो है वो आम बजट पर टिकी हुई है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगी और बजट में कई बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं। बजट को लेकर लोगों की निगाहें लगातार बनी हुई हैं, कयास लगाए जा रहे हैं। नौकरी पेशा लोग जो हैं वो लगातार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। दूसरी ओर मिडिल क्लास जो है वो भी यहाँ पर टैक्स रिजीम को लेकर लगातार निगाहें बनी हुई है। दूसरी ओर किसान सम्मान निधि को लेकर भी किसान जो है वो सरकार की तरफ, वित्त मंत्री की तरफ आशा भरी निगाहों से देखते हुए नजर आ रहे हैं। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात करें तो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी ज्यादा मजबूत किया जा सकता है, उस पर भी लोगों की जो है यहाँ पर निगाहें बनी हुई है। दूसरी ओर अगर हम ग्रीन एनर्जी को लेकर बात करें तो ग्रीन एनर्जी के हिसाब से भी पीएम सूर्यघर योजना पर भी लोगों की निगाहें बनी हुई है कि शायद सरकार की तरफ से यहाँ पर एक बार फिर से थोड़ी और राहत जो है वो दी जा सकती है। इसके बाद आयुष्मान भारत को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि आयुष्मान भारत की जो दायरा है उस दायरे को भी सरकार के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसे में वित्त वर्ष 2026-27 का ये बजट और वित्त वर्ष 2026-27 के इस बजट से लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। सबसे ज्यादा उम्मीदें अगर किसी वर्ग को है तो वो वर्ग है नौकरी पेशा वर्ग। नौकरी पेशा वर्ग जहां पर नए टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 75,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख हो सकता है और इससे सैलरीड जो एम्प्लॉयज हैं उनकी 13 लाख रुपए तक की जो आय है, जो इनकम है वो टैक्स फ्री हो सकती है। और मौजूदा समय में जो ये आय है वो 12 लाख रुपए, यानी कि 12 लाख रुपए तक की आपकी आय टैक्स फ्री है। लेकिन उसमें भी सरकार की तरफ से एक नियम, एक नॉर्म रखा गया है। आपको न्यू टैक्स रिजीम जो है वो चुनना होगा। न्यू टैक्स रिजीम चुनने के बाद ही आप टैक्स फ्री 12 लाख रुपए तक की जो टैक्स फ्री आय है उसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम सिलेक्ट करते हैं तो आपको ये फायदा नहीं मिलेगा। और दूसरी ओर अब न्यू टैक्स रिजीम में ये बड़ा बदलाव किया जा सकता है और यहाँ पर जो दायरा है उसको 1 लाख रुपए बढ़ाकर 13 लाख रुपए तक इनकम जो है टैक्स फ्री की जा सकती है। मिडिल क्लास फैमिली जो है वो लगातार बजट को इस वक्त देखती नजर आ रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर आम नागरिक जो हैं, जो मिडिल क्लास है, उनकी निगाहें जो है वो बनी हुई है। वो उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, मध्यम वर्गीय परिवारों पर भी वित्त मंत्री का, केंद्र सरकार का बजट का फोकस रह सकता है। 2 घंटे 54 मिनट के आसपास का समय बचा हुआ है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो देश का बजट पेश करेंगी। अगर हम बात यहाँ शेड्यूल को लेकर करें तो अब लगभग जो शेड्यूल शुरू हो चुका है, क्योंकि 9 बजे के आसपास तक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो अपने आवास से वित्त मंत्रालय पहुंचेंगी और अब से कुछ ही देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो अपने आवास से निकलेंगी और इसके बाद वो वित्त मंत्रालय पहुंचेंगी। इसके बाद वित्त मंत्रालय पहुंचने के बाद जो डॉक्यूमेंट है, यानी कि बजट डॉक्यूमेंट है, वो बजट डॉक्यूमेंट लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगी, यानी कि राष्ट्रपति से अनुमति लेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मुलाकात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से 9 से 10 बजे के बीच वो मुलाकात करेंगी। इस मुलाकात में वो अनुमति लेंगी और अनुमति लेने के बाद जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सीधे संसद भवन के लिए निकलेंगे। संसद भवन के लिए रवाना होंगी राष्ट्रपति भवन से और राष्ट्रपति भवन से संसद भवन जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंचेंगी और ठीक 11 बजे का समय है जब बजट भाषण शुरू होगा, जिस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। 2 घंटे 53 मिनट के आसपास का समय बचा हुआ है और 11 बजे वित्त मंत्री का भाषण जो है शुरू होगा और बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित भी करेंगी और अनुमानित समय जो है वो सामने आया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट पेश करेंगी, बजट पेश करने के 1 से 2 घंटे के बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है। लगातार बजट पर लोगों की निगाहें बनी हुई हैं। किसानों को लेकर बात करें, अगर शिक्षा को लेकर बात करें, रोजगार को लेकर बात करें, युवाओं को लेकर बात करें तो हर वर्ग जो है वो आशा भरी निगाहों से सरकार को देख रहा है, बजट से उम्मीद लगाए हुए बैठा है, क्योंकि इस बार के बजट को लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं और ये कहा जा रहा है कि जो वित्त वर्ष 2026-27 का बजट है, इस बजट का आकार जो है वो पिछले बजट यानी कि वित्त वर्ष 2025-26 से बड़ा भी हो सकता है।
तो लगातार बजट को लेकर जो निगाहें हैं इंडिया न्यूज़ की बनी हुई हैं, एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, कई एक्सपर्ट्स जो है वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बजट को लेकर चर्चा करेंगे कि क्या उम्मीदें की जा सकती हैं, क्या कुछ जो है वो बजट में आम जनता को मिल सकता है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी हर्षा शर्मा भी स्टूडियो में मौजूद हैं और कई खास मेहमान जो हैं वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम अगर बात करें तो हमारे साथ सीनियर इकोनॉमिस्ट जो है वो एम.के. अग्रवाल भी मौजूद हैं, राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ मेजर जनरल राजन कोचर जी मौजूद हैं और डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और हमारे साथ साबित मलिक किसान नेता हैं वो भी मौजूद हैं, और हमारे कई सहयोगी, अगर हम देश की आर्थिक राजधानी को लेकर बात करें मुंबई, वहां से हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी हैं, और अगर हम राजस्थान की राजधानी जयपुर को लेकर बात करें तो वहां से प्रशांत यादव हमारे सहयोगी जो हैं वो जुड़े हुए हैं। तो ये तमाम हमारे सहयोगी जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कई खास मेहमान जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हम जो है चर्चा करेंगे, समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार बजट से क्या कुछ उम्मीदें जो हैं वो लगाई जाएं। तो मैं इन खास मेहमानों का मैं रुख करूंगा। सबसे पहले यहाँ पर राहुल लाल जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। अगर बात राहुल लाल जी बजट को लेकर करें तो बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें इस वक्त की जा रही है, क्या आपको लगता है कि किस तरीके से किस वर्ग को केंद्रित ये बजट हो सकता है वित्त वर्ष 2026-27 का? हमें लग रहा है कि सभी वर्गों को इस बजट से बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि अभी देखिए आप एक चीज कह रहे थे कि बजट का साइज बड़ा हो सकता है। देखिए, चूंकि अगर हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि 2047 में एक तरह से विकसित भारत की तरफ हमें अग्रसर होना है, तो बजट साइज अगर हम लोग मोटे तौर पे देखें, जो भारत में अगर 50 लाख करोड़ के आसपास का बजट हम लोग केंद्र सरकार का देखते हैं और 50 लाख करोड़ का बजट हम लोग राज्य सरकार का देखते हैं, तो 100 लाख करोड़ का बजट हम लोग देखते हैं। ये जो हमारे टोटल जीडीपी है हमारा, उसका लगभग 30% दिखाई देता है। लेकिन अगर तमाम विकसित देशों को देखें तो वहां पे जो बजट साइज हम लोगों को दिखाई देता है वो लगभग 50% के आसपास जो है कि उनके जीडीपी का दिखाई देता है वो। तो ये बजट का साइज भी अगर हमें विकसित भारत की तरफ अग्रसर होना है तो इस बजट के साइज को बड़ा होने की जरूरत है। जो एक बड़े चीज जिसके तरफ मेरा ध्यान है, कैपेक्स, जो पूंजीगत व्यय है, पिछले कुछ वर्षों से लगातार, अभिषेक जी आप देखेंगे कि केंद्र सरकार जो है पूंजीगत व्यय पे भारी मात्रा में जो है कि वो खर्च करते चले हुए आ रही है। पिछले बजट में भी अगर हम लोग देखें 11 लाख करोड़ के आसपास का था, उसके पहले के बजट में 10 लाख करोड़ के आसपास का था। तो हर हालत में हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम पूंजीगत व्यय में उसमें जो है कि करीबन जो है कि वो 12 लाख प्लस जो है कि 12.25 लाख करोड़ के आसपास का हम लोग उम्मीद करते हैं कि कैपेक्स कम से कम होना चाहिए। और वो आप देखिए पूंजीगत व्यय में जैसे आप सड़क पे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीजों के ऊपर जैसे आप खर्च बढ़ाते हैं, ये आपका रोजगार सृजन भी करता है, डिमांड पैदा भी करता है, और सिस्टम में डिमांड पैदा होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, आपने अगर डिमांड पैदा होगी तो जाहिर तौर पर रोजगार के अवसर जो है वो भी पैदा होते हुए नजर आएंगे। मैं मेहमानों का रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से मेरे सहयोगी शाहिद अंसारी जुड़े, मैं उनका रुख करूंगा। शाहिद, अगर बात आर्थिक राजधानी को लेकर करें, क्या स्थितियां इस वक्त और किस तरीके से आर्थिक राजधानी में जो लोग हैं वो बजट से उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, खासतौर पर अगर हम व्यापारी वर्ग को लेकर बात करें तो? अभिषेक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये नवा बजट है और जिसको लेकर हर खास आम की निगाहें टिकी हुई है। यही वजह रही है कि आज जो है इस वक्त मैं मुंबई के शेयर मार्केट का मौजूद हूँ, और इस वजह से जो है शेयर मार्केट आज खोला गया है ताकि जो है इस बजट को लेकर और बाकी चीजें की जा सके। और आपको मैं बता दूं कि इस बजट में जो है जिस तरह से खासकर जो है एक आम आदमी को जो है क्या फायदे होंगे और उसको लेकर जो है उनकी बड़ी उम्मीदें जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से लगी हुई है। आज जो बजट पेश करेंगे ये उनकी तरफ से पेश किया जाने वाला जो है नवा बजट होगा। इसमें 2 एंट्रीम बजट होंगे। इस बार जो है सबकी नजरें जो है खासकर जो है सीमा शुल्क सुधारकों पर टिकी हुई है। वही पीएम मोदी का जो है हालिया जो भाषण रहा है, अगर उसको जो है आप देखेंगे तो बजट रिफॉर्म की जो है दिशा में होगा। अगर बात करें उम्मीदों की तो माना जा रहा है कि बजट से जो है सोना चांदी सस्ता हो सकता है, इनकम टैक्स की नई रिजीम में जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़कर 1 लाख रुपए किया जा सकता है, किसान सम्मान निधि बढ़ाई जा सकती है, अमृत भारत और वंदे भारत का ऐलान हो सकता है, ट्रेनों का ऐलान हो सकता है। इन उम्मीदों के साथ जो है ये सारी चीजें रहेंगी। सबसे पहले बात जो है राजकोषीय घाटे की जो है सरकार जो खर्च और कमाई करती है उसके बीच का जो है फर्क जो है राजकोषीय घाटा होता है। चालू वित्त वर्ष में जो है ये जीडीपी का जो है 4.4% रहने का अनुमान है। बजट में जो है 4.5% से कम का लक्ष्य पाने की जो है बाद अब जो है बाजार पर इसकी नजर लगाए हुए हैं कि सरकार कर्ज और जीडीपी के रेशियो में कैसे कम करेगी। उम्मीद की जा रही है कि आज जो है 2026 और 27 के लिए जो है सरकार राजकोषीय जो घाटा है 4% जो है तय कर सकती है।
उसके अलावा अगर आप देखेंगे चालू वित्त वर्ष में जो है सरकार ने इसके लिए तकरीबन 11.2 लाख करोड़ रुपए का जो है प्रावधान किया है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में सुस्ती को देखते हुए जो है सरकार अगले बजट में बुनियादी ढांचे पर खर्च को जो है बनाए रख सकती है। इसमें 10 से 15% तक जो है बढ़ोतरी कर सकती है। इससे ये राशि जो है तकरीबन 12 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो सकती है। जबकि लोन की अगर बात करें, यही सबसे ज्यादा अहम है कि एक आम आदमी के लिए और खास आदमी के लिए दोनों का इससे जो है संबंध है। 2024 और 25 के बजट में जो है वित्त मंत्री ने कहा था कि वित्त वर्ष 2026 और 27 से सरकार की जो है पॉलिसी का मकसद कर्ज को जो है जीडीपी के रेशियो में जो है कम करना होगा। बाजार की नजर इस बात पर है कि सरकार कर्ज जीडीपी रेशियो को जो है 60% तक जो है लाने की समय सीमा तय करती है। साल 2024 में यही रेशियो जो है 85% था, जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 57% था। जबकि दूसरी तरफ उधारी की अगर बात करें, वित्तीय वर्ष जो है 2025 और 26 में सरकार ने 14.80 करोड़ लाख करोड़ रुपए की जो है सकल उधारी का अनुमान रखा था। सरकार अपने जो है घाटे को पूरा करने के लिए बाजार से कर्ज लेती है। उधारी का आंकड़ा बताता है कि देश की जो है आर्थिक स्थिति और सरकार की आय कैसी है। टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो 2025 और 26 के बजट में सरकार ने कुल टैक्स रेवेन्यू का टारगेट 42.70 लाख करोड़ रुपए रखा था, जो पिछले साल से 11% ज्यादा है। इसमें जो है 25.20 लाख करोड़ रुपए की जो है प्रत्यक्ष करों से जो है और 17.5 लाख करोड़ रुपए अप्रत्यक्ष करों से जो है आने का अनुमान है। जीएसटी की बात करें तो वित्त वर्ष 2025 और 26 में जीएसटी से मिलने वाला जो राजस्व है 11% 11.78 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। सितंबर 2025 से जीएसटी की दरों में कटौती के बाद जो राजस्व है वो बढ़ने की उम्मीद है। इसलिए 2026 और 27 के अनुमान पर जो है खास ध्यान रहेगा। जीडीपी जो है ग्रोथ की अगर बात करें तो 2025-26 में मौजूदा कीमतों पर देश की जो है जीडीपी ग्रोथ जो है 10.1% रहने का अनुमान है, जबकि वास्तविक जो है जीडीपी ग्रोथ जो है अगर हम क्षेत्र को लेकर बात करें तो हर क्षेत्र को लेकर उम्मीदें इस वक्त लगी हुई हैं। एम.के. अग्रवाल जी का रुख करना चाहूंगा मैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अग्रवाल जी, अगर बात यहां पर हम फैमिली इनकम टैक्स को लेकर करें, ये एक बड़ी मांग, बड़ी उम्मीद लगातार देखने को मिल रही है। आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि सरकार जो है वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करने जा रही है उसमें फैमिली टैक्स इंट्रोड्यूस कर सकती है? सर, आपका डिवाइस म्यूट है, प्लीज उसे अनम्यूट करें। मुझे लगता है कि जो मनोज जी 26-27 का ये जो बजट है जी, ये थोड़ा अलग टाइप का बजट होगा और बड़ा इनोवेटिव बजट होने की इसकी संभावना है जी। जहां तक इनकम टैक्स रिबेट की बात है, मुझे नहीं लगता कि सरकार कोई इसमें इस बार दखल देगी। उसका कारण क्या है कि पिछले वर्ष बहुत व्यापक स्तर पर इनकम टैक्स के स्लैब्स में और उसकी छूट में काफी व्यापक स्तर पर छूट दी गई है। 12 लाख रुपए कर दिया गया, 7 लाख से सीधे 12 लाख। और एक चीज और ध्यान रखने की है कि मोदी सरकार की जो कार्यप्रणाली है वो छोटे छोटे में नहीं है। वो जब भी करना है किसी चीज को बड़े रूप में करना और एक बार में कर देना, ताकि कुछ समय के लिए दूसरी चीजों पर उसको ध्यान दिया जा सके। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं कि जीएसटी के रूप में देखते हैं तो व्यापक छूट लोगों को मिली है और एवरेज टैक्स रेट सबका कम हुआ है। और जो 22 सितंबर 2025 से लागू हुआ है उसके पॉजिटिव परिणाम भी आने शुरू। मुझे लगता है दुनिया में इस दौरान जिस प्रकार का ये अनूठा प्रयोग किया गया कि टैक्स रेट्स को एकदम कम करके और राजस्व को बढ़ाना, जीएसटी के रियलाइजेशन को बढ़ाना और साथ साथ अपने बजट घाटे को भी कम रखना, तो मुझे लगता है सरकार इस प्रकार की रणनीतियों पर ध्यान रखेगी। इस बार के बजट में जो मुझको लगता है मुख्य मुद्दा जो होने वाला है, जो मेरा अपना अनुमान है, वो ये कि किस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग को और आत्मनिर्भर बनाया जा सके और दूसरा किस प्रकार से हम ग्लोबल ट्यूनिंग में अपने को और आगे ले जा सकते हैं। और उसके लिए प्रधानमंत्री जी दो चीजों की चर्चा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। पहला ये कि कैसे हम गुणवत्ता परक अपने उत्पादन को कर सकें किसी भी क्षेत्र में हो और विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग में। दूसरा अगर हम देखते हैं तो एक और जिस पर महत्व पूर्ण होने वाला है, एआई का प्रयोग भी उसमें सार्थक होगा, वो ये कि कॉस्ट कटिंग को हम कैसे लागू कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमको ग्लोबल लेवल पर अपने को स्थापित करना है तो इन दो चीजों की अपरिहार्यता बन जाती है। तीसरा, एमएसएमई सेक्टर को मुझे लगता है कि विशेष इसमें ध्यान दिया जा सकता है, विभिन्न रूपों में उसको ध्यान दिया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि उत्पादन, रोजगार, आय सृजन, इस पर मुख्य फोकस होने की संभावना है इस बजट में। जी जी,
बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, और प्रशांत मेरे सहयोगी हैं, जयपुर से उनका रुख करूंगा मैं। प्रशांत, अगर जयपुर की जनता को लेकर बात करें, किस तरीके से जयपुर की जनता जो है वो बजट से उम्मीदें लगाई हुई बैठी नजर आ रही है? क्योंकि अगर हम राजस्थान को लेकर बात करें तो राजस्थान में भी व्यापारी जो है बड़े पैमाने पर है, और अगर लाल पत्थर को लेकर बात करें तो लाल पत्थर के व्यापारी जो है वो भी बड़ी संख्या में, यानी कि जो स्टोन व्यापारी हैं। तो ऐसे में प्रशांत, क्या आप देख रहे हैं, किस तरीके से आप ग्राउंड जीरो पर महसूस कर रहे हैं कि बजट को लेकर क्या मांगे नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए कहें कि सबसे पहले तो ये बजट इसलिए भी ऐतिहासिक हो जाता है क्योंकि इतिहास में पहली बार आगामी जो बजट है वो रविवार को पढ़ा जाना है। 11 बजे का समय है जब निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री है वो लोकसभा में अपना बजट भाषण पढ़ेंगी। मगर सबसे पहले कहे कि इस समय हम एक चाय की टपरी पर मौजूद है, क्योंकि जो विशेष करके चर्चाएं हैं वो चाय के साथ की जाती है। लोगों से ये जानने के लिए पहुंचे हैं कि जब आज बजट पेश किया जाना है तो उस बजट से लोगों को क्या उम्मीद है, किस तरीके से वो इस बजट को देख रहे हैं। भैया, आज केंद्र का बजट आने वाला है, किस तरीके की उम्मीद है बजट से? कैसा हो ये बजट लोगों के लिए, आमजन के लिए? फिर भी आप कैसा बजट चाहेंगे? आप कुछ तो देश से जो है, आप देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि काफी भीड़ है, और मुख्यतः जब हम यहाँ पर पहुंचे थे लोग बजट को लेकर यहाँ पर चर्चाएं भी कर रहे थे। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। बात करेंगे सर, आज देश का बजट पेश होने वाला है, केंद्र का जो है बजट आने वाला है, किस तरीके के बजट हो, क्या उम्मीद रखते? बजट को लेकर हम अच्छी उम्मीद रखते हैं, क्योंकि अभी जो चांदी और गोल्ड ने लेकर बहुत कुछ तोड़ दिया है लोगों को, तो बहुत टिपिट खा चुके हैं कारोबार को लेकर हम लोग। तो आगे प्रधानमंत्री जी से हम अच्छी उम्मीद करते हैं कि बजट हम लोगों के हक में आना चाहिए, कि सभी लोगों को इससे बेनिफिट मिले, और आगे उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप किस तरीके का बजट जो है एक्सेप्ट करते हैं, चाहे किसान हो, युवा हो या व्यापार हो, हर वर्ग को जो है इसमें साधा जाएगा, उसका ध्यान रखा जाएगा? सर, बजट को लेकर के सभी लोग बहुत पीछे हो रहे हैं, और सबसे जो बेनिफिट है वो सोने चांदी के ऊपर आ रहा है। उससे कोई भी कारोबार नहीं चल रहा, छोटे कारोबार से लेकर के बड़े कारोबार तक सब ठप पड़ा हुआ है। अगर जैसे ही बजट में डाउन आएगा या बजट को लेकर के ऊपर नीचे कोई बहाव आएगा, उस हिसाब के ऊपर काम हो पाएगा क्या? तो यानी कि सोने और चांदी में छूट दे, जो दरें महंगी हो रही है उसमें छूट देना आवश्यक है। सोना चांदी ऐसा मुद्दा बन गया है, बहुत बड़ा मुद्दा, और इसी को लेकर कारोबार बिल्कुल ठप हो चुका है। जी बिल्कुल, देखिए किस तरीके से जो कारोबार है उसको लेकर के, जो कारोबारी है वो जो है सोना चांदी को लेकर चिंतित है। मगर कहे कि जो बजट है उसमें कई चीजों को शामिल करने की इसमें बात कही गई है, फिर चाहे आम आदमी हो, किसान हो, महिला हो, युवा हो, हर वर्ग को इसमें साधने का कहीं ना कहीं प्रयास किया जाएगा। मगर कहे कि बहुत कम समय शेष रह गया है, आज केंद्र का बजट पेश होने वाला है, किस तरीके से देखते हैं इस बजट? हम तो किसी भी तरीके से नहीं देखते, साफ बात बताते हैं। नहीं सर, देश का बजट है, आप क्या आशाएं रखते हैं बजट से? हमारे को क्या फायदा होगा देश के बजट से? आम आदमी है आप, बजट से ही तो आपको फायदा होगा। बजट से कोई फायदा नहीं होता साहब, देश जनता की तो ऐसी होती है। बजट से कोई मतलब नहीं। आप कैसे देखते हैं सर? यार, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे रिवेट आएगा थोड़ा सा, जो मेरे को लगता है। अब ये देखना है, मतलब अपने लिए आता है या एफआईज के लिए आता है। बिल्कुल प्रशांत, जिस तरीके से आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मिलीजुली प्रतिक्रियाएं जो है बजट को लेकर सामने आ रही हैं। कुछ लोगों की जो आशाएं हैं वो बजट से लगातार, कुछ लोग जो है वो निराश हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर पिछली बार जिस तरीके से जो उम्मीदें लोग लगाकर बैठे थे वित्त वर्ष 2025-26 में, जो उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई, तो वो लोग निराश भी हैं बजट को लेकर। खैर, आगे बढ़ेंगे, और हमारे साथ जिस तरीके से रिटायर्ड मेजर जनरल डिफेंस एक्सपर्ट राजन कोचर जी जुड़े हुए। राजन जी का जो रुख करूंगा मैं। राजन जी, अगर मैं पिछले 5 साल के थोड़े रिकॉर्ड्स आपके सामने रखूं रक्षा बजट को लेकर, तो उनको किस तरीके से आप देखते हैं? 2021 से लेकर अगर हम 2025 तक आए सर, तो जो रक्षा बजट है उसमें करीब 2 लाख करोड़ से ज्यादा का इजाफा हुआ, यानी कि 2021-22 में 4.78 लाख करोड़ का बजट, इसके बाद 5,25,000 करोड़ का बजट, इसके बाद 5,93,000 का, इसके बाद 6,22,000 का, इसके बाद 6,81,000 करोड़ का बजट। और अगर अब वित्त वर्ष 2026-27 को लेकर बात करें सर हम, क्या आपको लगता है कि राजन जी कि रक्षा बजट जो है वो और भी ज्यादा मजबूत होता नजर आएगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद? क्योंकि खास बात यहां पर यह है कि 2025 में हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा, हमने देखा किस तरीके से आतंकियों को धूल चटाई गई। हमेशा जब एक बजट का इंतजार करते हैं हम आंकड़ों में आते हैं, which I don't think is the right way to judge a budget.
हम एक ओवरऑल एलोकेशन देखते हैं, एब्सोल्यूट इंक्रीज देखते हैं, परसेंटेज जो चेंज देखते हैं। इस बोला गया कि जो लास्ट बजट वाज 9% मोर देन द प्रीवियस वन। तो अगर हम इस चीज को अगर आप देखें, आप डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी भी देखिए, आप इन्फ्लेशन भी देखिए, तो वो 9% तो आपका वाइप आउट हो जाता है। तो वो उसको आंकड़ों में नहीं जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर हमको डिफेंस बजट को एनालाइज करना है तो 3 क्षेत्रों में उसको हमको एनालाइज अपना करना चाहिए। स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन, हम जिस तरीके से अपनी फौज को और अपने बॉर्डर्स के ऊपर दुश्मन का मुकाबला करना चाहते हैं, क्या हमारे पास कैपेबिलिटीज है। दूसरा है ऑपरेशनल इम्प्लीकेशंस के लंबी लड़ाई। देखिए, आपने सिंदूर का जिक्र किया। सिंदूर ने हमारी ऑपरेशनल रेडीनेस को टेस्ट किया था, ऑपरेशनल एंडोरेंस को नहीं टेस्ट किया। बिकॉज आने वाली लड़ाई आपकी 4 दिन की लड़ाई नहीं होगी, और एक सिंदूर को बेंचमार्क लेके आप अपनी पूरी स्ट्रैटेजी या अपनी वॉर डॉक्ट्रिन नहीं बना सकते। बिकॉज आने वाली लड़ाई आपकी लंबी होगी और उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, और इसलिए ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस की तरफ बजट को जाना चाहिए। अब जो बजट होता है, देखिए आपने 6.81 लाख करोड़ आपने बजट दिया, तो उसमें आपकी मॉडर्नाइजेशन के लिए या आप अपनी टेक्नोलॉजी को फौज में लेके आना चाहते हैं, और जिस तरीके से आप अपनी तैयारी अपना बिल्कुल चाइना और पाकिस्तान के राजन जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, इसे साफ तौर पर समझा जाए कि जो रक्षा बजट है वो और भी ज्यादा जो है उसका आकार बड़ा होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि रक्षा के क्षेत्र में भारत की जो आत्मनिर्भरता है वो लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। दूसरी ओर प्राइवेट सेक्टर जो है, प्राइवेट सेक्टर की जो इन्वॉल्वमेंट है रक्षा क्षेत्र में, वो भी अब पिछले 10 साल में हमने देखा कि काफी ज्यादा बढ़ी हुई नजर आई है। इस बीच आप, मैं सभी मेहमानों से, अपने दोनों सहयोगियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी मेरे साथ बने रहें, चर्चा लगातार जारी रहेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।